वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। भारत परिषद अधिनियम 1909 के इस सेकेंड पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने उन परिस्थितियों का जायज़ा लिया था, उस पर चर्चा की थी जिन परिस्थितियों में इस अधिनियम को पारित किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति और उनके द्वारा किया गया बंगाल विभाजन का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना जो कि मुस्लिम लीग का 1906 में स्थापना, ये भी इसका भी जायज़ा हमने विस्तार पूर्वक इससे पूर्व वाले वीडियो व्याख्यान में लिया था। तो आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं कि इस अधिनियम के द्वारा किस किस तरह के प्रावधान केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में लागू किए गए, उसका जायज़ा हम आज लेने की कोशिश करेंगे। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों में किस तरह के संरचनात्मक सुधार किए गए और साथ ही साथ उसके अधिकारों और शक्तियों में किस तरह की वृद्धि की गई, ये हमारे आज के इस वीडियो व्याख्यान का प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो आइए हम चर्चा करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रशासनिक ढांचे में लाने की कोशिश ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा की गई। तो इससे पहले कि हम इस अधिनियम के स्ट्रक्चरल सुधारों की ओर जाएं, उसका जायज़ा लें, इससे पहले कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं और ये अधिनियम की कुछ विशेषताओं के रूप में अंकित किए जा सकते हैं। जिसमें पहला जो बिंदु हमारे सामने आता है वो है केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, 16 to 60। ये आपको ध्यान रखना है, 16 से बढ़ाकर 60 सदस्य संख्या इसकी कर दी गई थी। और ये बढ़ोतरी एडिशनल मेंबर्स में की गई थी। एडिशनल मेंबर्स क्या होते हैं, इसकी जानकारी आपको 1892 के ऊपर हमने जो वीडियो व्याख्यान बनाया है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि एडिशनल मेंबर क्या होते थे, कौन होते थे, कहाँ से आते थे और उनका क्या भूमिका थी। इसका जायज़ा आप 1892 के अधिनियम में जाकर उसको आप देख सकते हैं। उसका आई बटन में मैं लिंक दे दूँगा। दूसरी जो विशेषता है, प्रांतीय विधान परिषदों के मेंबर्स में भी इस अधिनियम में वृद्धि की गई थी। कितनी की गई थी आगे चल के हम देखेंगे। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा चुनाव को स्वीकार कर लिया गया था। आपको विदित है कि 1892 का जो अधिनियम था उसमें चुनाव शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं था। ज़्यादातर जगह पे हमको रिकमेंडेशन और नॉमिनेशन ये शब्द देखने को मिलते थे, किंतु इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश हुकूमत ने स्पष्ट रूप से चुनाव शब्द को अधिनियम में शामिल कर लिया था। हालांकि चुनाव मुख्य रूप से अभी भी अप्रत्यक्ष थे। ये एक विशेषता इस अधिनियम की थी कि चुनाव अभी भी अप्रत्यक्ष थे। उसका जायज़ा हम आगे लेंगे कि किस तरह से इनका संचालन होता था। अगला जो विशेषता उभर कर हमारे सामने आती है कि मताधिकार सीमित और शर्तों के अधीन था, यानी कि प्रॉपर्टी और दिए जाने वाले टैक्स, चाहे वो टैक्स इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिए जाने वाला भूमि कर हो, उनके आधार पर ही किस व्यक्ति को मताधिकार देना है इसका निर्धारण किया जाता था। और ये विशेष रूप से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग था, तो इसका जायज़ा हम आगे चल कर लेंगे। साथ ही एक विशेषता जो इस अधिनियम की उभर कर आती है कि महिलाओं को इसमें ना तो मताधिकार दिया गया था और ना ही उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। तो ये कुछ विशेषताएं थी इस अधिनियम की जिसको हमने यहाँ पर अंकित किया है। आइए चलिए देखते हैं कि किस तरह के परिवर्तन, खासतौर से स्ट्रक्चरल परिवर्तन केंद्रीय विधान परिषद में इस अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित किए गए थे और लाए गए थे, उसका जायज़ा हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद को हमने ग्राफिकल रूप से दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है। अब आपको विदित है और पिछले व्याख्यानों के माध्यम से आपको इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल से साथ में कुछ एडिशनल मेंबर जुड़कर इस तरह से बनती थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल प्लस उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें कि 6 मेंबर हुआ करते थे और ये 6 मेंबर एक एक विभाग को संभालते थे, एक एक विभाग के इंचार्ज हुआ करते थे, प्लस भारत का कमांडर इन चीफ जिसकी संख्या 1 थी। और जहाँ इस विधान परिषद की बैठक होती उस प्रांत का अगर वहाँ पर गवर्नर है तो गवर्नर, अगर एलजी है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पदेन सदस्य माना जाता था।
अब ये सब की सब जो हमने यहाँ पर अंकित किए हैं ये पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिसो कहलाते थे। एक्स ऑफिसो का मतलब ये है कि ये सभी सदस्य अपने आप में विधान परिषद के सदस्य माने जाते थे, इसीलिए क्योंकि ये इन पदों पर बैठे हुए थे। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कमांडर इन चीफ, जहाँ बैठक होती थी वहाँ का गवर्नर अथवा लेफ्टिनेंट गवर्नर, अपने इन पदों के कारण वो विधान परिषद के अपने आप सदस्य माने जाते थे। यही पदेन सदस्य यानी कि एक्स ऑफिसो का अर्थ होता है। अब इसका जो दूसरा पार्ट हुआ करता था वो था एडिशनल मेंबर्स, जिनको कि अतिरिक्त सदस्य हम कहते थे। ये अतिरिक्त सदस्य नामांकित भी होते थे, नॉमिनेटेड भी होते थे और साथ ही साथ में कुछ इलेक्ट होकर भी आते थे। तो इनकी सदस्य संख्या अब इस अधिनियम में 60 कर दी गई थी, जो कि पहले केवल 16 हुआ करती थी, यानी कि 16 हुआ करती थी। अब इनको बढ़ाकर 60 कर दिया गया था। तो इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इस वाले पोर्शन में। ये जो पोर्शन था यानी कि जो पदेन सदस्य का जो पोर्शन था वो एज इट इज़ था। ये पदेन सदस्य और एडिशनल मेंबर मिलकर ही एक विधान परिषद की रचना करते थे। तो ये दोनों ही जब भी किसी कानून का निर्माण किया जाता था, किसी रेगुलेशन का निर्माण किया जाता था, किसी एक्ट का निर्माण किया जाता था, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस कमांडर इन चीफ और जहाँ पर बैठक होती इस विधान परिषद की वहाँ का गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सारे पदेन सदस्य होते थे, यानी कि अपने आप ही विधान परिषद के सदस्य माने जाते थे। और इनके साथ में इस कार्य के लिए एडिशनल मेंबर्स जुड़ जाते थे, जिनकी संख्या आप देख सकते हैं 60 इस अधिनियम में कर दी गई थी। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ पुस्तकों में या कुछ वीडियो व्याख्यांश में, चाहे वो यूट्यूब पे हो या किसी अन्य जगह पर उपलब्ध हो, आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि पदेन सदस्यों की संख्या कहीं पर आपको 7 देखने को मिलेगी और कहीं पर आपको 9 देखने को मिलेगी। ये तो आपको हर जगह 60 ही मिलेगी, लेकिन इसकी सदस्य संख्या कहीं 7 है, कहीं 9 है। तो इसका कारण ये है कि कई लोगों ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल में केवल गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 6 सदस्यों को ही माना है। तो इस तरह से ये टोटल 7 होते हैं। लेकिन ये जो पदेन सदस्य की संख्या ये पूरी नहीं है, क्योंकि जब भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल विधान निर्माण के लिए यानी कि कानून निर्माण के लिए बैठती थी एडिशनल मेंबर्स के साथ में, तो निश्चित रूप से उनके साथ में कमांडर इन चीफ और जहाँ पर ये बैठक आयोजित होती वहाँ का गवर्नर और अथवा एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी उस बैठक में शामिल होता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद के जब कुल सदस्य संख्या की बात होगी तो हम ये 9 लेंगे और एडिशनल मेंबर के 60 मेंबर्स लेंगे। तो इस तरह से ये टोटल हो जाती है 69। तो 1909 के अधिनियम के अंतर्गत कुल सदस्य संख्या की अगर बात की जाए तो वो 69 थी। अब आइए हम जायज़ा लेते हैं एडिशनल मेंबर्स, यानी कि जिस पोर्शन की हमने यहाँ पर बात की 69 जो टोटल सदस्य संख्या वाली विधान परिषद थी। और क्योंकि महत्वपूर्ण परिवर्तन इस एडिशनल मेंबर्स वाले पोर्शन में लाया गया था, तो इसको हमको माइक्रोस्कोपिक यानी कि बारीकी से इसको देखना है कि इस एडिशनल मेंबर्स की जो संख्या है उसमें किस तरह का परिवर्तन लाया गया था और ये सदस्य कहाँ से आते थे। तो इसका जायज़ा हमने अगली स्लाइड में लेने की कोशिश की है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं एडिशनल मेंबर्स की, जिनकी संख्या 60 है। अब इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के सदस्य होते थे। एक शासकीय जिनकी संख्या थी 28 यानी कि 28, और दूसरे अशासकीय यानी कि जो शासन में हिस्सा मतलब गैर शासकीय थे, यानी कि मिलिट्री या सिविल सर्विसेज के नहीं होते थे। तो इस तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि जो 60 का ये जो आंकड़ा है इसमें शासकीय सदस्यों की संख्या 28 थी और गैर शासकीय सदस्यों की संख्या 32 थी यानी कि 32 थी। अब ये शासकीय सदस्य कहाँ से आते थे? तो ये शासकीय सदस्य आते थे गवर्नर जनरल के नामांकन के द्वारा, यानी कि गवर्नर जनरल के द्वारा ही इनको अपॉइंट किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था। और ये सदस्य मुख्य रूप से भारतीय सिविल सर्विसेज और मिलिट्री सर्विसेज से आते थे। इनकी नियुक्ति पूर्णतः गवर्नर जनरल के हाथ में हुआ करती थी। अब चर्चा करते हैं ये गैर शासकीय यानी कि 32 सदस्य ये कहाँ से आते थे।
तो इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 5 सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित किए जाते थे, यानी कि इनका नॉमिनेशन भी गवर्नर जनरल के द्वारा ही किया जाता था। अशासकीय सदस्य यानी कि गैर शासकीय सदस्य जिनकी संख्या 32 थी, उसमें से 5 सदस्य गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित किए जाते थे। अब ये सदस्य नामांकित किए जाते थे, लेकिन कहाँ से, ये हम आगे चलकर देखेंगे। अब इन गैर शासकीय 32 सदस्यों को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। 5 सदस्य जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित होंगे, और जो प्रमुख इस अधिनियम की विशेषता है कि निर्वाचित सदस्यों की संख्या 27 यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर गैर शासकीय सदस्य जिनकी संख्या 32 थी, उसमें से 5 गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित किए जाते थे, और बाकी शेष जो मेंबर्स हुआ करते थे वो निर्वाचित होते थे। तो उनको निर्वाचित कौन करता था उसका जायजा भी हम लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल द्वारा नामांकित जो 5 सदस्य थे वो कहाँ से आते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय व्यापार समुदाय से 1 सदस्य, मुस्लिम समुदाय, कहाँ का मुस्लिम समुदाय, पंजाब का, वहाँ से 1 सदस्य, और पंजाब के जमींदारों में से 1 सदस्य, और अन्य 2 सदस्य। तो इस तरह से कुल मिलाकर हम ये 5 सदस्य देखते हैं जो कि गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित किए जाते थे। विशेषता इनकी ये थी कि ये गैर शासकीय होते थे, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं हुआ करते थे। ये वो व्यक्ति हुआ करते थे जो सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, और उनकी नियुक्ति पूर्णतः गवर्नर जनरल के द्वारा की जाती थी। हालांकि ये गैर शासकीय सदस्य होते थे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब चर्चा करते हैं निर्वाचित सदस्य की। ये निर्वाचित सदस्य कहाँ से आते थे। तो ये देखिए आप कि सामान्य सीट 13 इसमें हुआ करती थी, जमींदार सीट इसमें 6 हुआ करती थी, मुस्लिम सीटें 5 हुआ करती थी, और इसमें बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से 1 सदस्य आता था, और 1 सदस्य आता था बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एडिशनल मेंबर्स का जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, उसको यहाँ पर हमने क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता था। इसका स्ट्रक्चर 1909 के अधिनियम में शासकीय 28, गैर शासकीय 32, शासकीय गवर्नर जनरल के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, नामांकित किए जाते थे, और गैर शासकीय 32 में से भी 5 जो हैं वो गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित किए जाते थे। भारतीय व्यापार समुदाय से 1 सदस्य, मुस्लिम समुदाय पंजाब से 1 सदस्य, जमींदार पंजाब से 1 सदस्य, और अन्य 2 सदस्य। इस तरह से हम ये 5 सदस्य देखते हैं। अब जो महत्वपूर्ण प्रावधान था, जो महत्वपूर्ण हिस्सा था, वो था निर्वाचित सदस्यों का, जिनकी संख्या 27 थी। और ये 27 सीटें किस तरह से विभाजित की गई थी। तो सामान्य सीटें 13, जमींदारों के लिए आरक्षित स्थान थे 6, मुस्लिमों के लिए आरक्षित स्थान थे 5, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए स्थान था 1, और बम्बई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए स्थान आरक्षित था 1। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो 27 निर्वाचित होने वाले सदस्य हैं वो कहाँ से आने थे। तो इसलिए यहाँ पर हमने अंकित कर दिया है। आगे के स्लाइड में हम देखने की कोशिश करेंगे इन निर्वाचित सदस्यों को माइक्रोस्कोपिक रूप से कि इनका विभाजन किस किस तरह से किया जाता था। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसका जायज़ा हम यहाँ पर ले लेते हैं कि एक एक्स्ट्रा सीट जो कि बदलते क्रम में पहली बार के चुनाव में संयुक्त प्रांत आगरा अवध के मुस्लिम जमींदारों के द्वारा और दूसरी बार बंगाल के मुस्लिम समुदाय के द्वारा चुनी जाती थी। क्योंकि अभी ये हमने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप इनका एडिशन करेंगे तो ये आपको 27 नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि मुस्लिम सीट हमने यहाँ पर 5 लिखी है, तो इस 5 के अतिरिक्त एक एडिशनल सीट और मुस्लिमों के लिए हुआ करती थी जिसको हमने यहाँ पर लिखा है। और वो एडिशनल सीट किस क्रम में चुनी जाएगी, किसके द्वारा चुनी जाएगी, वो भी हमने यहाँ पर लिखा है कि ये जो एक्स्ट्रा सीट थी ये बदलते क्रम में, यानी कि पहली बार जब चुनाव होंगे तो संयुक्त प्रांत जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, संयुक्त प्रांत जो कि आगरा अवध से मिलकर बनता था, वहाँ के मुस्लिम जमींदारों के द्वारा ये पहली बार चुना जाएगा। उसके बाद में उससे अगला जो चुनाव आएगा उसमें ये जो एक्स्ट्रा सदस्य है वो बंगाल के मुस्लिम समुदाय के द्वारा चुना जाएगा। फिर जो तीसरा चुनाव आएगा फिर से वह संयुक्त प्रांत के द्वारा वहाँ के मुस्लिम जमींदारों के द्वारा चुना जाएगा। फिर चौथा जो चुनाव आएगा फिर से वो बंगाल के मुस्लिम समुदाय द्वारा चुना जाएगा। तो इस तरह से बदलते क्रम में इसका चुनाव किया जाएगा। तो अगर इस सीट को हम यहाँ पर +1 कर देंगे
तो ये मुस्लिम सीटें 6 हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये टोटल 27 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरा एडिशनल मेंबर्स का जो ढांचा था, संरचना थी। अब हम माइक्रोस्कोपिक रूप से यानी कि और हम अंदर जाकर ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो निर्वाचित 27 सीटें थी ये कहाँ से आती थी या किस प्रांत में कितनी सीटें थी और इनको किस तरह से विभाजित किया गया था, ये हमने यहाँ पर देख ही लिया है। इसको हम और अधिक विश्लेषित करके अगली स्लाइड में देखेंगे। तो जैसा कि पूर्व स्लाइड में आपने देखा, निर्वाचित 27 सदस्य थे, सामान्य सीटें 13 थी, जमींदार सीटें 6, मुस्लिम सीटें 5 और एक एडिशनल अगर आप जोड़ दें तो 6, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 1 सीट, बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 1 सीट। अब हम देखते हैं कि ये सामान्य सीट किस रूप में विभाजित थी, किस प्रांत को कितनी सीटें दी गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल को यानी कि बंगाल प्रांत को 2 सीटें दी गई थी, मद्रास को 2 सीटें दी गई थी, बॉम्बे को 2 सीटें दी गई थी, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध को भी 2 सीटें दी गई थी। और इसके बाद के जितने भी प्रांत हैं, पंजाब, बर्मा, बिहार और उड़ीसा, आसाम और मध्य प्रांत, इनको एक एक सीट दी गई थी। तो इस तरह से आप इनको जोड़ेंगे तो ये 13 आपके यहाँ पर आ जाएगा। अगली जो जमींदार सीटें थी वो किस तरह से प्रांतों में विभाजित की गई थी उसका भी जायजा हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंगाल को 1 सीट दी गई थी, मद्रास को 1 सीट दी गई थी, बॉम्बे को 1 सीट दी गई थी, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध को भी 1 सीट दी गई थी, बिहार और उड़ीसा को 1 सीट दी गई थी और मध्य प्रांत को 1 सीट दी गई थी। तो इस तरह से ये जमींदार सीटें थी, यानी कि जो लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हुआ करती थी, उनके जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वो कितने कितने कहाँ से आएंगे वो यहाँ पर हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि बंगाल से 1 जमींदार आएगा, 1 जमींदारों का प्रतिनिधि आएगा, मद्रास से 1 आएगा, बॉम्बे से 1 आएगा, संयुक्त प्रांत आगरा अवध से 1 आएगा, बिहार और उड़ीसा से 1 आएगा और मध्य प्रांत से 1 आएगा। अब देखिए हम आगे चल के मुस्लिम सीटों का जायजा लेते हैं कि मुस्लिम सीटें जो रिज़र्व की गई थी, जिनका निर्वाचन मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाना था, कैंडिडेट भी मुस्लिम होता, यही पृथक निर्वाचन का अर्थ हुआ करता था। तो ये सीटें किस तरह से डिवाइड की गई थी, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बंगाल को 1 सीट दी गई थी, यानी कि बंगाल में 1 सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित की गई थी, जिसका चुनाव मुस्लिम मतदाताओं के द्वारा ही किया जाना था। मद्रास में 1 सीट दी गई थी, बॉम्बे के लिए 1 सीट दी गई थी, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध के लिए 1 सीट दी गई थी और बिहार और उड़ीसा के लिए 1 सीट दी गई थी। तो ये टोटल होती हैं 5। हमने यहाँ पर लिखा है 6। तो ये 6वीं सीट कहाँ से आएगी वो हमने पिछले स्लाइड में आपने देखा था, जो एडिशनल 1 सीट की बात हमने की थी वो वहाँ से आएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये 6 एक तरह से मुस्लिम सीटें थी। अब इसमें 1 सीट बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आएगी, यानी कि ये जो वाणिज्य व्यापारिक समूह हुआ करते थे उनमें से 1 सीट आती थी और इसी तरह की 1 सीट बॉम्बे से आती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पूरे निर्वाचित जो 27 सीटें हैं उनका विभाजन इस तरह से हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। जिस एक्स्ट्रा सीट की हम चर्चा कर रहे थे वो हमने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया था और यहाँ पर भी हमने अंकित कर दिया है कि जो एक्स्ट्रा सीट जो कि बदलते क्रम में, यानी कि पहली बार जब चुनाव होंगे तो संयुक्त प्रांत के द्वारा, वहाँ के जमींदारों के द्वारा चुनी जाएगी और दूसरी बार यानी कि उसके बाद वाला जो इलेक्शन होगा उसमें बंगाल के मुस्लिम समुदाय द्वारा चुनी जाएगी। फिर उसके बाद में तीसरा जो चुनाव होगा फिर से संयुक्त प्रांत के मुस्लिम जमींदारों के द्वारा उसका चुनाव किया जाएगा। तो इस तरह से ये बदलते क्रम में एक के बाद एक परिवर्तित होता रहता था। तो ये एक विशेष प्रावधान था जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए और अधिकांश जगह पे आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। अब ये चुनाव किस तरह से होते थे तो इसका जायजा हम इस स्लाइड में लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य सीटों की, 13 जिसकी संख्या थी। तो हमने जैसा कि पहले भी बताया है कि बंगाल की 2, मद्रास की 2 और बॉम्बे की 2, इन सीटों का निर्वाचन जो है संबंधित प्रांतीय विधान परिषद यानी कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इनकी जो विधान परिषदें हुआ करती थी उनके जो एडिशनल मेंबर्स हुआ करते थे उसके अंतर्गत जो गैर शासकीय सदस्य थे उनके द्वारा किया जाता था। तो ये थोड़ा सा आपको ढंग से समझने की आवश्यकता है कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इनकी जो सामान्य सीटें थी वो कहाँ से आती थी, उनका निर्वाचन कौन करता था, तो उनका निर्वाचन वहाँ की जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी
गैर शासकीय सदस्य हुआ करते थे। एडिशनल जो मेंबर्स हुआ करते थे उसमें गैर शासकीय सदस्य जो हुआ करते थे एडिशनल मेंबर्स के, उनके द्वारा ही ये चुनाव किया जाता था। अब चर्चा करते हैं कि संयुक्त प्रांत आगरा में, क्योंकि गवर्नर यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की परिषद जो हुआ करती थी उसके जो गैर शासकीय सदस्य थे उनके द्वारा ये 2 सीटों पर निर्वाचन का कार्य किया जाता था। एलजी की यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो काउंसिल हुआ करती थी उसके अंदर, क्योंकि शासकीय और गैर शासकीय दोनों ही तरह के सदस्य थे, लेकिन चुनाव में कौन हिस्सा लेता था? केवल गैर शासकीय सदस्य, वो ही संयुक्त प्रांत यानी कि आगरा अवध के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते थे, जो कि उनका रिप्रेजेंटेशन केंद्रीय विधान परिषद में करता था। अब बात करते हैं पंजाब, बर्मा, बिहार और उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हुआ करते थे उनकी जो गैर शासकीय जो सदस्य हुआ करते थे उनके द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता था। आसाम की बात करते हैं। आसाम में क्योंकि चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, तो चीफ कमिश्नर की भी जो काउंसिल हुआ करती थी उसके जो गैर शासकीय सदस्य हुआ करते थे उनके द्वारा इस चुनाव को, यानी कि उनके प्रतिनिधि का चुनाव केंद्रीय विधान परिषद के लिए चीफ कमिश्नर की गैर शासकीय सदस्य के द्वारा ही किया जाता था। मध्य प्रांत में अब अगली जो चर्चा करते हैं सामान्य सीट के बाद, कि जमींदार जो सीटें हुआ करती थी, यानी कि जमींदारों का प्रतिनिधित्व किस तरह का हुआ करता था, ये सीटें कहाँ से आती, तो इनका जो चुनाव था ये संबंधित प्रांत के भूपति यानी कि लैंड होल्डर्स के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता था। क्योंकि जमींदार सीट का तात्पर्य होता था कि इस पर जो प्रतिनिधि होगा वो स्वयं भी जमींदार होगा, तो इस प्रतिनिधि का चुनाव जमींदारों के द्वारा ही किया जाता था। अब क्योंकि हर प्रांत में जमींदार थे, तो किस प्रांत में कितनी जमींदार सीटें आवंटित की गई हैं ये हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रांत में संबंधित प्रांत के जो भी लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, जो पर्टिकुलर एक टैक्स और लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया करते थे, उन लोगों को ही ये मताधिकार दिया गया था और वही अपने इस मताधिकार का प्रयोग करते हुए जमींदारों में से अपने प्रतिनिधि केंद्रीय विधान परिषद के लिए चुनते थे। तो ये बिल्कुल सीधा सा प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर एक नोट के रूप में हमने एक चीज़ लिखी हुई है, ख़ास तौर से हम जो बात करेंगे वो है बम्बई के बारे में, कि बम्बई में एक विशेष तरह का प्रावधान भी था, और वो ये था कि बम्बई के जमींदारों के जो प्रतिनिधि का जो चुनाव है करने वाला जो निर्वाचक मंडल है, यानी कि निर्वाचक मंडल यानी कि लैंड होल्डर्स का समूह जिनको मताधिकार दिया गया था, वो बदलते क्रम में था। यानी कि एक बार एक विशेष स्थान के जमींदार अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और दूसरे चुनाव में यानी कि उससे अगले आने वाले चुनाव में यह निर्वाचक मंडल किसी और क्षेत्र का होगा। तो ये कैसे होता था, तो इसको समझने की हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि 1909 के बाद में जो पहला चुनाव होगा उसमें बम्बई के जो जमींदार हैं, जमींदार का जो रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ का जो प्रतिनिधि है, यानी कि पहला चुनाव हमने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट चुनाव ये है। तो इसमें कौन लोग वोट डालेंगे, तो ये डालेंगे सिंध के जमींदारों के द्वारा ये चुना जाएगा। अब इसकी विशेषता ये थी कि सिंध जो प्रांत था उसमें मुस्लिम बहुलता थी, वहाँ पर मुस्लिम मतदाता जाता थे, और ये मुस्लिम मतदाता कौन, बेसिकली जमींदार थे। तो जब पहला चुनाव होगा तो बम्बई के लिए जो जमींदार की सीट आवंटित है उस सीट का जो चुनाव है, उस पर जो मताधिकार है, उस पर अपने मत का प्रयोग केवल सिंध के जमींदार करेंगे। अब इस चुनाव के बाद में जब दूसरा चुनाव आएगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड, तब सिंध के जमींदारों के द्वारा मतदान नहीं किया जाएगा, बल्कि उस समय जो मतदान किया जाएगा वो गुजरात और दक्खन के सरदार, जो कि हिंदू बहुल एरिया था, वो लोग इसमें मतदान करेंगे। यहाँ के जो जमींदार थे वो मतदान करेंगे। उसके बाद में दूसरे के बाद में तीसरा जब चुनाव आएगा तो फिर से सिंध के जमींदार बम्बई के लिए आवंटित जमींदार सीट के लिए मतदान करेंगे। फिर उसके बाद जब चौथा चुनाव आएगा तो फिर से गुजरात के जो जमींदार हैं वो मतदान करेंगे। फिर पांचवा आएगा, फिर सिंध के करेंगे, फिर छठवा आएगा, फिर गुजरात के करेंगे। तो इस तरह से ये क्रम चलता जाएगा, यानी कि अल्टरनेटिवली बम्बई के लिए जो जमींदार प्रतिनिधि का चुनाव है वो एक बार सिंध के जमींदार करेंगे और उसके अगली बार गुजरात के जमींदार करेंगे। इसका कारण ये था कि सिंध में मुस्लिम बहुल्यता थी और गुजरात या दक्खन में
हिंदू बाहुल्यता थी, तो इनको समान रूप से वेटेज देने के लिए इस तरह से ये बदलते क्रम का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं मुस्लिम सीटों की। तो मुस्लिम सीटों के बारे में हमने जैसे पहले चर्चा की कि मुस्लिम सीटें इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान लागू किया गया था, जिसका बहुत ही आसान और सीधा सा अर्थ है कि कुछ क्षेत्र मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित होंगे। वहाँ पर मतदान का अधिकार भी केवल मुस्लिम को होगा, भले ही वहाँ पर कितने भी तरह के समुदाय रहते हों, किंतु इस तरह से आरक्षित जो मुस्लिम प्रतिनिधि के लिए क्षेत्र है वहाँ पर केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकेंगे। किसी भी अन्य समुदाय को व्यक्ति को इस तरह से मुस्लिम के लिए आरक्षित सीट पर मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। यही पृथक निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य था। तो ये इस अधिनियम के द्वारा ही लागू किया गया था, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बहुत आसान है कि मुस्लिम संबंधित प्रांत के जो मुस्लिम निर्वाचक हुआ करते थे उनके द्वारा ही मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। तो हमने पहले जायज़ा लिया है कि प्रत्येक प्रांत में अमूमन एक सीट मुस्लिम रिज़र्व की जाती थी और उसके लिए जो मत देने का अधिकार था वो केवल मुस्लिम मतदाताओं को था। निश्चित रूप से मुस्लिम मतदाता सभी नहीं हुआ करते थे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि 1909 के अधिनियम के द्वारा सामान्य जनता को मताधिकार नहीं दिया गया था, केवल चुनिंदा लोगों को जो कि एक निश्चित मात्रा में प्रॉपर्टी रखते थे या सरकार को इनकम या लैंड रेवेन्यू देते थे, अथवा वो एक सर्टन ग्रेजुएशन की डिग्री रखते थे, सर्टन समय तक उन लोगों को ही ये मताधिकार दिए गए थे। तो ये इनकी सदस्य संख्या जिनको ऐसे व्यक्ति जिनको मताधिकार प्राप्त था उनकी सदस्य संख्या काफ़ी कम थी। और यहाँ पर ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि संबंधित प्रांत के जो मुस्लिम निर्वाचक हुआ करते थे उनके द्वारा ही मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता था। ये हमने पहले भी इस पर चर्चा कर ली है, तो वी विल नॉट रिपीट इट अगेन, कि एक बार बदलते क्रम में संयुक्त प्रांत आगरा अवध और दूसरी बार बंगाल के मुस्लिम समुदाय द्वारा चुनी जाती। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि ये टोटल 6 सीटें हुआ करती थी। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक विशेष स्पेशल केस की भी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि हमने जैसा यहाँ कहा कि संबंधित प्रांत के मुस्लिम निर्वाचकों के द्वारा मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाएगा, लेकिन बम्बई के संदर्भ में ये व्यवस्था थोड़ी सी अलग थी। ये एक स्पेशल केस था और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि बम्बई का जो मुस्लिम प्रतिनिधि हुआ करता था वो एक विशेष तरीके से चुना जाते थे। एक स्पेशल केस ऑफ वोटिंग हुआ करता था कि बम्बई की जो विधान परिषद है, जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी, उसके जो मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे उनके द्वारा ही मुस्लिम प्रतिनिधि का चुनाव केंद्रीय विधान परिषद के लिए किया जाता था, जबकि अन्य जो प्रांतों में मुस्लिम निर्वाचकों के द्वारा ही मुस्लिम प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। लेकिन बम्बई के संदर्भ में ये चुनाव मुस्लिम निर्वाचकों के द्वारा ना होकर मुंबई की यानी कि बम्बई की जो प्रांतीय विधान परिषद थी उसके जो मुस्लिम सदस्य हुआ करते थे उनके द्वारा ये चुनाव किया जाता था। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बॉम्बे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनके जो एसोसिएशंस होते थे उनके द्वारा ये केंद्रीय विधान परिषद के लिए उनके प्रतिनिधि चुने जाते थे। अब थोड़ी सी चर्चा हमने एक हिस्से पर और कर लेते हैं कि आपको पिछले स्लाइड्स में आपने देखा होगा जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी कि गवर्नर जनरल के द्वारा नामांकित गैर शासकीय सदस्य जिनकी संख्या 5 थी, ये होते तो गैर शासकीय थे लेकिन ये गवर्नर जनरल के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे। तो ये कहाँ से आते थे वो हमने पिछली स्लाइड में देखा, फिर से हमने यहाँ पर अंकित कर दिया है कि पंजाब के जमींदारों के प्रतिनिधि एक जो चुना जाता था वो भी बदलते क्रम में होता था। तो इसमें पहले मुस्लिम चुना जाता था, उसके नेक्स्ट जो चुनाव आएगा तो गवर्नर जनरल के द्वारा गैर मुस्लिम को नॉमिनेट किया जाएगा, और तीसरा जो चुनाव आएगा फिर से उसमें मुस्लिम को नॉमिनेट किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो चौथा चुनाव आएगा उसमें फिर से गैर मुस्लिम को नॉमिनेट किया जाएगा, उसके नेक्स्ट फिर मुस्लिम फिर गैर मुस्लिम। तो इस तरह से बदलते क्रम में ये पंजाब के जमींदार के प्रतिनिधि के रूप में नॉमिनेशन गवर्नर जनरल के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही आपने वहाँ पर एक चीज़ आपने और नोट की होगी, 2 अतिरिक्त या अन्य सदस्यों का ब्यौरा हमने लिखा है। तो ये अन्य जो सदस्य हुआ करते थे वो छोटे हित या वर्ग जैसे चाय उत्पादक समूह, जूट उत्पादक,
प्लांटेशन समूह, जिनको कि प्रांतीय विधान परिषदें जो हुआ करती थी कुछ प्रांतों की, जैसे बंगाल और मद्रास में, इनके लिए कुछ स्थान वहाँ भी आरक्षित हुआ करते थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो हित या वर्ग थे जो छोटे थे, उनको केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व देने के लिए अन्य के रूप में 2 सदस्यों के को नॉमिनेट करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास था। और ये समय समय पर विशेष आवश्यकता अनुसार गवर्नर जनरल अपनी परिषद यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व के तौर पे नामांकित करता था। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है कि किस तरह से सीटें विभाजित की गई थी और उन सीटों पे निर्वाचन किस तरीके से होता था। तो अब हमने अब तक जो चर्चा की थी वो थी केंद्रीय विधान परिषद की। आइए हम जायजा लेते हैं कि प्रांतीय विधान परिषदों में किस तरह का परिवर्तन किया गया था। तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध, यहाँ पर सदस्य संख्या अब बढ़ाकर 50 कर दी गई थी। ठीक उसी तरीके से पंजाब, बर्मा और आसाम, यहाँ पर सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रांतीय विधान परिषदों में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्रीय विधान परिषद के स्ट्रक्चर को हमने काफ़ी डिटेल से देख लिया है और यही ढांचा कमोवेश जो प्रांत की विधान परिषदें हुआ करती थी, यानी कि शासकीय, गैर शासकीय, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड, इस तरह से वहाँ भी ये स्ट्रक्चर हुआ करता था। हालांकि प्रांत टू प्रांत यानी कि प्रत्येक प्रांत में सेम स्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था वहाँ पर, क्योंकि हर प्रांत में अलग अलग हित समूह, जैसे कुछ प्रांतों में चाय उत्पादक हुआ करते थे जैसे असम है, या कुछ प्रांतों में जूट उत्पादक हुआ करते थे, तो उनको भी विशेष रूप से प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ ना कुछ सीटें उनके लिए भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से आरक्षित की जाती थी। अब हमको ध्यान ये रखना है कि विधान परिषद की जो इलेक्टेड मेंबर्स थे वो कहाँ से आते थे। नॉमिनेटेड तो वहाँ के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, लेकिन जो इलेक्टेड पोर्शन हुआ करता था जिसका निर्वाचन होना था, वो निर्वाचित उनको कौन करता था, इस बारे में हम आइए देखते हैं। प्रांतीय विधान परिषदों के जो गैर शासकीय सदस्यों से अधिकांश इनडायरेक्ट रूप से चुने जाते थे, यानी, और ये इनडायरेक्ट रूप से किसके द्वारा चुने जाते थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जो स्थानीय ट्रेडर्स हुआ करते थे, इनके द्वारा चुने जाते थे। इसके अतिरिक्त लैंड होल्डर्स और मुस्लिम्स की सीटें भी यहाँ पर हुआ करती थी प्रांतों में, तो इनके भी चुनाव सीधे इन लैंड होल्डर्स और मुस्लिम्स के द्वारा किए जाते थे, क्योंकि प्रांतों में भी इस तरह के सीटों का आरक्षण होता था। तो उन सीटों के लिए लैंड होल्डर्स और मुस्लिम निर्वाचन यानी कि मत का प्रयोग करते थे। कुछ प्रांतों में चाय बागान, जूट उत्पादकों के प्रतिनिधि भी हुआ करते थे, जिनके लिए भी कुछ सीटें निर्धारित की जाती थी। तो अधिकांश जो गैर शासकीय सदस्य हैं जो कि इलेक्ट होते थे, वो कहाँ से आते थे, वो इनडायरेक्ट रूप से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्वारा निर्वाचित किए जाते थे। हमको इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि एक डबल इलेक्शन था। सबसे पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए चुनाव होगा, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए होता था, यूनिवर्सिटीज़ की जो सीनेट हुआ करती थी, सिंडिकेट हुआ करती थी, उसके सदस्यों का निर्वाचन होता था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो एसोसिएशन हुआ करती थी उनका चुनाव होते थे। फिर इनमें से जो है कुछ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय विधान परिषदों के लिए किया जाता था और फिर ये प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य मिलकर केंद्रीय विधान परिषद के लिए सदस्यों का निर्वाचन करते थे। तो इस तरह से हम देखते थे कि ये डबल इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान 1909 के अधिनियम में हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन संरचनात्मक ढांचा जो कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद के हुआ करते थे उसका हमने विस्तार पूर्वक जायजा लिया और साथ में इस बात का भी हमने समझने की कोशिश की कि ये सीटें किस तरह से विभाजित होती थी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिमों के लिए किस तरह से काम करता था, लैंड होल्डर्स के लिए सीटों पे चुनाव कौन करता था, निर्वाचक मंडल में कौन हुआ करता था, उसका भी जायजा हमने लिया। अगला जो वीडियो व्याख्यान है हम लोग लेकर आएंगे, क्योंकि हमने इस व्याख्यान में परिषद के जो अधिकारों में परिवर्तन किया गया था, उसकी जो शक्ति में वृद्धि की गई थी, उसके बारे में चर्चा नहीं की है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम इसको अगले वीडियो व्याख्यान में डिस्कस करेंगे कि परिषद के जो अधिकार थे, खासतौर से केंद्रीय विधान परिषद के जो अधिकार थे और उसकी जो शक्ति थी, उसको हम विस्तार से बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बारीकी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रक्रिया क्या होती थी और जो
गैर शासकीय सदस्य थे, खासतौर से निर्वाचित सदस्य, उनको किस तरह के अधिकार जो है इस अधिनियम के द्वारा दिए गए थे, उसका जायजा हम अगले वीडियो व्याख्यान में लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।